मैं अपने सभी स्टूडेंट्स का अपने ई क्लासरूम में वेलकम करता हूं। आज इस वीडियो में हम फॉरेन एक्सचेंज टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12th मैक्रोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि अगर वो क्लास 12th के बाकी मैक्रोनॉमिक्स के टॉपिक्स पढ़ना चाहें तो उनके वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज अवेलेबल हो जाएंगे विद द पार्ट्स, जहाँ पर वो जाकर उन टॉपिक्स को समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे इस सीरीज़ की पहली वीडियो है फॉरेन एक्सचेंज। तो इस वीडियो में मैंने इस चैप्टर को 8 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिनमें से 2 पार्ट्स के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। वो 2 पार्ट्स क्या हैं? मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट, एंड सेकंड इज टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट्स, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल और मैनेज। आज हम इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, और अपने आने वाली वीडियोस के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स होंगे उनमें मैं डिफरेंट टॉपिक्स को हम पिक करेंगे, ताकि हम पूरे टॉपिक को कवर कर सकें इस चैप्टर के। तो चलिए जानते हैं। देखिए, हम जानना चाहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज का मतलब होता है किसी चीज से आदान प्रदान करना। अब यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज का क्या अर्थ है? फॉरेन एक्सचेंज का बेसिक जो मतलब है उसको समझने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा करेंसी क्या होती है। करेंसी क्या है? इट इज जनरली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ पेमेंट यूजुअली इशूड बाय अ गवर्नमेंट एंड सर्कुलेटेड विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन। यानी कि एक एरिया के अंदर जो भी कोई कमोडिटी जो एक पेमेंट के मोड की तरह एक्ट करे, यानी मनी की तरह एक्ट करे। जैसे मनी चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें देखा था एनीथिंग विच एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो भारत के अंदर जो भी उसकी जोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, उसके अंदर जो करेंसी मनी की तरह एक्ट करती है वो है रुपी। ये रुपी का सिंबल है। सो रुपी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विद इन द इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी। पर क्या ये जो रुपी है वो बाकी कंट्रीज में भी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्ट करेगा? नहीं, वो केवल इंडिया के अंदर करेंसी की तरह एक्ट करेगा, यानी कि वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया जाएगा, जहां पर वहां इसे एक चीज को आदान प्रदान किया जा सके, जहां पे एक्सचेंज के लिए यूज किया जा सके। लेकिन अगर हम इस कंट्री से बाहर जाते हैं तो बाकी कंट्रीज के अंदर हम जो है रुपी, इंडियन रुपी को एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनकी गवर्नमेंट के द्वारा बैक नहीं किया गया। और अगर हम देखें तो वहां पर आपने सुना होगा यूएस डॉलर, यूरो के बारे में सुना होगा यूरोप में, जापानीज येन के बारे में सुना होगा, रशियन रूबल। ये सब एक करेंसीज हैं जो अलग अलग कंट्री में उनकी बाउंड्रीज के अंदर ट्रेड करने के लिए यूज की जाती हैं। लेकिन अगर हम उस कंट्री की बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाएं तो क्या हम उन्हें यूज करेंगे? क्या वो एक्सेप्ट होंगी? नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं होंगी। तो इन्हीं सभी करेंसीज को हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। तो अगर हम आसान शब्द में बात करें, फॉरेन एक्सचेंज क्या है? इट रेफर्स टू द फॉरेन करेंसी। हमारी कंट्री के अलावा किसी और कंट्री की करेंसी जो भी यूज की जाए, जो भी हो, उसको हम फॉरेन करेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया में रुपी को छोड़कर बाकी कोई भी करेंसी, कौन कौन सी, चाहे वो यूएस डॉलर हो गया, चाहे यूरो हो गया, चाहे येन हो गया, चाहे रूबल हो गया, ये सभी करेंसीज को हम फॉरेन करेंसी कहेंगे। तो फॉरेन करेंसी क्या है? हमारी कंट्री करेंसी को छोड़ के बाकी कोई भी करेंसी को हम फॉरेन करेंसी कहेंगे या फॉरेन एक्सचेंज कहेंगे। और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? ये वो रेट है, वो दर है जिस पर हम तय करते हैं कि हम कैसे एक कंट्री करेंसी को कन्वर्ट करेंगे दूसरी कंट्री करेंसी में। सपोज आप न्यूज में अक्सर सुनते होंगे कि $1 70 के बराबर है, यानी कि जो एक्सचेंज रेट हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हुआ? फॉरेन एक्सचेंज रेट हुआ $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज। तो ये वो रेट है जिस पर आप $1 को एक्सचेंज करेंगे 70 रुपीज में। इसी प्रकार आप एक रुपी को बाकी करेंसीज में भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आप इसको चाहे इन टर्म्स ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपीज या रुपीज इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, आप दोनों तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो जिस भी रेट पे जो तय किया जाए कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहेंगे। सवाल यह आता है कि ये फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करने की, यानी इस तरह की मार्केट की जरूरत ही क्यों पड़ी हमें? देखिए, अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो वर्ल्ड में बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज हैं। अगर अंदाजा तो 200 कंट्रीज से ज्यादा है वर्ल्ड में, और हर कंट्री का जोग्राफिकल एंडाउमेंट अलग अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग अलग है, उनका कल्चर अलग अलग है। लेकिन इन डिफरेंसेस के बावजूद भी अगर हम देखें तो कुछ कॉमन सिस्टम्स प्रिवेल होंगे। हर कंट्री के अंदर गवर्नमेंट है कि नहीं? वो किस प्रकार की है वो डिफरेंट बात है, लेकिन हर कंट्री के अंदर गवर्नमेंट है। हर कंट्री में कोई ना कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती है। हर कंट्री के अंदर कोई ना कोई एक स्टेबल करेंसी है। तो सिस्टम एक जैसा है हर कंट्री के अंदर, लेकिन उनके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। हर एक किसी कंट्री में कुछ बेटर प्रोड्यूस हो सकता है क्योंकि वहां का जोग्राफिकल एंडाउमेंट ऐसा है, दूसरी कंट्री में वो चीज प्रोड्यूस नहीं हो सकती क्योंकि वहां जोग्राफिकल एंडाउमेंट उस प्रकार का नहीं है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये एक पॉसिबिलिटी बनाते हैं ट्रेड की।
कि ये कंट्री आपस में दूसरे से ट्रेड कर सके। हो सकता है कि ये एक्स कंट्री, सपोज इंडिया है, वो यूके से ट्रेड कर सके और वो कुछ सामान खरीदे यूके से और यूके भी कुछ सामान बेचे इंडिया को। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड एमर्ज हुआ, ये व्यापार की संभावनाएं उत्पन्न हुई और इस संभावनाओं ने हमारी रिक्वायरमेंट जनरेट की कि हम एक्सचेंज करें एक करेंसी को दूसरे करेंसी से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इस पर्टिकुलर सिलेबस में हम डिटेल हिस्ट्री में नहीं जाएंगे कि ये ओवर द टाइम कैसे कन्वर्ट हुआ, कि पहले गोल्ड्स को, सिल्वर को, बुलियंस को इनको यूज किया जाता था। हम डायरेक्टली आएंगे कि हमने अगर सिस्टम, तो ये नीड क्यों अराइज हुई इसके बारे में हम जान चुके हैं कि भाई ओवर द टाइम हमें एक करेंसी को दूसरे करेंसी से एक्सचेंज करना था। क्यों एक्सचेंज करना था? क्योंकि हर एक कंट्री के अंदर करेंसी अलग अलग है और हमें से व्यापार करना है, तो कोई मीडिएटर, कुछ माध्यम तो हमें निर्धारित करना पड़ेगा। और इसी ने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को स्टैब्लिश किया और जो दर पे ये करेंसी बदली जाती थी इसे फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते थे। अब सवाल ये उठता है कि ये किस आधार पर हम एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं। तो ये क्वेश्चन में हम ना जाकर हम ये देखेंगे कि एक्सचेंज रेट कितने टाइप्स का है, ठीक है ना। आधार क्या है? आधार तो ओवर द टाइम अलग अलग रहा। इसके बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे देता हूं कि भाई देखिए ओवर द टाइम क्या हुआ कि पहले देखा कमोडिटीज को यूज किया गया, गोल्ड को, सिल्वर को यूज किया गया कि उनको एक्सचेंज के लिए यूज किया जाए। फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम ऑफ गोल्ड अगर यूएस में $10 का है और 1 ग्राम ऑफ गोल्ड इंडिया में 3000 रुपीज का है, तो हम बोलेंगे $10 टू 3000 रुपीज, क्योंकि दोनों की परचेज पावर तो सेम रही। और ओवर द टाइम इस सिस्टम हमने डिटरमाइन किया। तो हमने ये एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास 3 जो है पॉसिबिलिटीज हैं, उसको हम फोकस करेंगे। पहला है फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है? वो एक्सचेंज रेट जिसके अंदर गवर्नमेंट मेंटेन करती है। गवर्नमेंट एक करेंसी को दूसरी करेंसी से साथ पेग कर देती है, यानी कि सेट कर देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया कि $1 इज इक्वल्स टू 40 रुपीज। अब हमने ये तय कर दिया कि $1 40 रुपए के बराबर होगा। अब मार्केट के जो फोर्सेज हैं, डिमांड सप्लाई, जो कि हम 12th क्लास में पढ़ चुके, 11th क्लास में हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि डिमांड और सप्लाई कैसे इंपैक्ट करते हैं किसी भी चीज की, कमोडिटी के प्राइसेस को। तो उनके चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक्सचेंज रेट का जो प्राइस है $1 = 40 रुपीज वही रहेगा। जब इस तरह का एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किया जाए कि ये करेंसी को इस वैल्यू को दूसरी वैल्यू से इस तरह से एक्सचेंज किया जाएगा, तो इस एक्सचेंज रेट को हम फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं। लेकिन अगर एक्सचेंज रेट को छोड़ दिया जाए प्राइस मैकेनिज्म के बेसिस पे, यानी कि करेंसी की डिमांड कितनी है और करेंसी की सप्लाई कितनी है, वो डिटरमाइन करेंगे कि करेंसी का प्राइस क्या होगा, यानी कि फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, डिमांड और सप्लाई तय करेंगे। तो इस तरह की करेंसी को फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहा जाता है, क्योंकि यहां पर मार्केट डिसाइड करती है कि एक्सचेंज रेट की वैल्यू क्या रहेगी। अगर किसी करेंसी की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई भी कम है तो उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, या अगर उल्टा होगा तो उसके प्राइस घट जाएंगे। तो इस प्रकार जहां पर मार्केट फोर्सेस प्राइस जो है मूव कर सकता है करेंसी का, आज $1 50 रुपए के बराबर भी हो सकता है, कल को $1 60 रुपए के बराबर भी हो सकता है। तो डिमांड और सप्लाई जो है कमोडिटी की प्राइसेस की, वो डिसाइड करेगी कैसे ये वैल्यू जो है जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो चेंज होगा। और तीसरा सिस्टम है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या सिस्टम है? जिसके अंदर सेंट्रल, आपका सिस्टम तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ही है, यानी कि यहां पर डिमांड सप्लाई तय करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के बिहाफ पर कौन? सेंट्रल बैंक, आरबीआई एक क्लोज लुक रखता है, एक क्लोज लुक रखता है। आपको याद होगा एक फंक्शन मैंने बताया था, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स या फॉरेन एक्सचेंज, तो वो कस्टोडियन का काम करता है और वो मार्केट में करेंसी की सेल या परचेज, यानी करेंसी में इनडायरेक्टली ना पार्टिसिपेट करके, इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करके डिमांड सप्लाई को चेंज कर इंटरनेशनल मनी मार्केट में एक्सचेंज रेट को एक लिमिट में रखने की प्रयास करता है। और इस तरह के एक्सचेंज रेट को हम मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। यहां पर क्या कर रहा है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को ही मैनेज किया जा रहा है, यानी कि ये है तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ही है, लेकिन इसे हम मैनेज कर रहे हैं। कभी कभी कोई गवर्नमेंट इसका जो है दुरुपयोग भी करती है, तो उस तरह के एक्सचेंज रेट को हम डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। आई होप मेरे इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको 2 टॉपिक्स की, एक्सचेंज रेट क्या है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है और कितने प्रकार के फॉरेन एक्सचेंज रेट हमको ऑब्जर्व करने को मिलते हैं, उसके बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।